रहा था फिफ्थ चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए थे और इंट्रोडक्शन देख लिए थे। इस लेक्चर में और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। तो फर्स्ट फीचर है, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में देखा था कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही है नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का टू अचीव ग्रोथ रेट मोर देन 4% पर एनम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, अगर एग्रीकल्चर में हम देखें तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड बी एनकरेज्ड द लैंड लीजिंग, ठीक है, अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी, है ना, क्रॉप्स प्रोडक्शन and horticulture crops, providing better storage and transport facility to the reduce post हार्वेस्ट लॉसेस। तो ये सारी फैसिलिटी जो है टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्शन का, क्रॉप्स प्रोडक्शन का एंड हॉर्टिकल्चर जो फ्लावर्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं हॉर्टिकल्चर, तो ये सारी चीज़ें अगर एंड स्टोरेज फैसिलिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उतने ज़्यादा ग्रोथ होंगे। तो ये फर्स्ट फीचर हुआ किसका? नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का 2000 का, जो 2000 में बनी हुई है 28 जुलाई को। ठीक है, तो ये पॉलिसी का फर्स्ट फीचर हुआ। सेकंड क्या फीचर बोलता है? एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। यस, एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर क्यों बोला है? कि जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में देखे थे कि एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उनको बहुत ही एफिशिएंट मैनर में हमें क्या करना होता है? यूज़ करना होता है। तो एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इन द चेंज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनारियो इट इज़ इनविटेबल फॉर अ फार्मर टू स्पेंड लेस ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, टू डिपेंड लेस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज़ एंड अदर कंसेशन बट मोर ऑन एफिशिएंसी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है कि डिपेंड लेस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट पे हमें बहुत कम डिपेंड रहना है रेदर देन डिपेंड ऑन एफिशिएंसी पे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम अगर फार्मर सब्सिडीज़ पे डिपेंड रहेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बट अगर वो एफिशिएंटली वर्क करता है तो कॉस्ट रिडक्शन होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा, जिससे कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो बहुत बिजनेस की तरफ जाएगी। ठीक है, rather than the way of life, okay, like a business। क्योंकि बिजनेस होगा तभी तो एक करेंसी आएगी, दैट इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे एक पॉइंट, मार्केट ओरिएंटेड। तो जितना ज़्यादा ये चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगी वो ग्रोथ होगा। ठीक है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसलिए ये वर्ड जो है डिपेंड लेस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम बोलेंगे एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर है, सपोज़ ये मेन फार्मर है, ये क्या कर रहा है? 2 फार्मर को उसने रखा है। ठीक है, 2 फार्मर को रखा है उसने पर्टिकुलर राइस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 किलो राइस, 10 केजी राइस वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए रखा हुआ है। तो अगर ये 2 फार्मर इसको प्रोड्यूस करते इफ़िशेंटली मैनर में तो अच्छी बात है, बट अगर इन लोगों ने 10 केजी ये जो है राइस प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो डेफिनेटली जो लार्ज फार्मर है उसको और फार्मर को हायर करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा फार्मर को हायर करेगा उसको वेजेस तो भी देने पड़ेंगे, तो इससे तो कैपिटल ख़त्म होता जाएगा, ये एफिशिएंसी नहीं हुई। और कैपिटल भी एक रिसोर्सेस है, इसीलिए ये क्या बोला? एफिशिएंसी इन रिसोर्सेज। जो फार्मर्स हैं उनको एफिशिएंट मैनर में काम करना होगा सो दैट इकोनॉमिक में ग्रोथ हो। ठीक है, एंड कॉस्ट रिडक्शन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट पे डिपेंड कम रहना है, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत है और बहुत सारी स्कीम्स निकलती है और उतने रेवेन्यू भी जाते हैं। तो एफिशिएंटली वर्क होगा सारे सेक्टर में तो गवर्नमेंट के लिए भी प्लस पब्लिक के लिए भी फ़ायदा है। एंड थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये तो बहुत अंडरस्टूड पॉइंट है, ये फीचर है बेसिकली। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जब बनी थी तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी एक
क्या है, फीचर है। तो फर्स्ट क्या, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो जो चीज़ें चलती हैं लाइक मशीनरी वगैरह। थर्ड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी फॉर इरिगेशन। तो बेसिकली जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके ये कुछ फीचर्स हैं। तो थर्ड फीचर क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फार्मर एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये सारी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इंफ्रा के लिए, दैट इज़ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑफ एनर्जी फॉर इरिगेशन, रूरल एंड फार्म क्रेडिट मीन्स व्हाट, लोन are some of the areas of infrastructure where the government will actively involve in providing these services, ठीक है। तो इससे होगा क्या, बेसिकली ये जो सर्विस पॉलिसी है दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, तो ये फीचर है कि जो फार्मर्स हैं उनको ये इंफ्रा जो फैसिलिटी है वो उनको मिलनी चाहिए, है ना। इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ही तो डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो बेसिकली इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। एंड कैन नॉट बी अचीव अनलेस द रिक्वायर्ड इनपुट्स। यस, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनपुट्स होना चाहिए। और इनपुट्स क्या है, रिक्वायर्ड इनपुट्स आर मेड अवेलेबल। तो जब तक इनपुट्स अवेलेबल नहीं होंगे, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स, है ना, मतलब रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो आउटपुट कैसे होगा। तो इकोनॉमिक बेसिकली ऐसी होती है ना, अगर इनपुट अवेलेबल है अच्छी से तो आउटपुट भी बन सकता है, बट इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे बनेगा। तो इनपुट मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये थर्ड फीचर है किसका, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। अब हम देखते हैं फोर्थ फीचर। तो फोर्थ फीचर्स क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। यस, ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न में कन्वर्ट करना, है ना। तो द एग्रीकल्चर पॉलिसी अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफ़र द एग्रीकल्चर फ्रॉम अ लेस प्रोडक्टिव इनटू मॉडर्न। अब जितना ज़्यादा मॉडर्न में लेस प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वाज वेरी लेस, ठीक है। तो इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए डेफिनेटली देयर शुड बी अ प्रोडक्टिव प्रोसेस, ओके। तो लेस प्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करना किस में, मॉडर्न इन द सेंस प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना। एंड डायनामिक एंड मोर प्रोडक्टिव वन, ठीक है। तो अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब तक जो एग्रीकल्चर जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसका ये फीचर है कि ऐसी होगी वो पॉलिसी, राइट, क्या कि जो लेस प्रोडक्टिव है उसको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना। अ 4% ग्रोथ हैज़ बिन टारगेटेड इन ऑर्डर टू हैव इनफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज इनफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, है ना। तो अब 4% टारगेट हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखे थे, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज देयर द अचीव ग्रोथ रेट मोर देन 4%, है ना, पर एनम। तो अब ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी भी तो होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी होगी नहीं तो हम सप्लाई क्या करेंगे, अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो जीडीपी में ग्रोथ कैसे आएगा। दैट इज़ 4% जो टारगेट है ग्रोथ रेट अचीव करने का वो कैसे अचीव होगा, वेरी सिंपल। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। अब ये जो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इन द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन विल बी इंकरेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिमांड ड्राइवन प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी सो दैट जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो लेस प्रोडक्टिव से मॉडर्न में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या बताता है, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इट इज़ अंडरस्टूड दैट कि
अगर ये सारे जो ऊपर अभी हमने फीचर्स देखे, ठीक है, अगर वो सारे प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सारी एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें अगर अचीव हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही, एज वेरी सिंपल. एंड द जनरल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इन द रिलेटेड एक्टिविटी विल हेल्प द प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट. येस, जो हमने देखे अब जनरल अभी हम देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बहुत बेसिक है ना. अगर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही, है ना. एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं तो रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही. And development of tiny cottage and small scale industry, yes, in the rural side would reduce the seasonal or disguised अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये इंपॉर्टेंट होता है. अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो मैं समझा देती हूँ. इंपॉर्टेंट वर्ड है सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देखो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें कॉटेज इंडस्ट्री हम देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखते हैं. लाइक देखो, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट बनाते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, है ना, हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं और रूरल एरिया में जो बनाते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करना, प्रोडक्ट करना. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ गया, है ना, ग्लू आ गया, नैपकिन्स आ गए, टूथपिक आ गया. तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बनती है वो भी तो इंपॉर्टेंट होती हैं. टिश्यू पेपर आ गया, तो उसको भी क्या करना, डेवलप करना. अगर ये डेवलप होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो बेसिकली क्या होगा कि जो रूरल फार्मर्स हैं, इवन रूरल पीपल हैं, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. और जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल डेवलपमेंट होगा. एज सिंपल एज दैट. तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना है. एंड रिड्यूस द सेशनल एंड द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है प्रिटेनिंग दैट दे आर एम्प्लॉयड, बट इन एक्चुअल, अगर हम एक्चुअल में देखें तो दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर प्रिटेनिंग दैट दे हैव एम्प्लॉयमेंट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, एंड इस फील्ड में राइस प्रोड्यूस करना है. ओके, what they want to produce, rice. अब राइस प्रोड्यूस करना है तो फॉर एग्जांपल इन दिस फील्ड सिर्फ बोल सकते हैं हम कि कुछ दो ही फार्मर नीड है, 2 फार्मर की नीड है. ठीक है, 2 फार्मर की नीड है और ये 2 फार्मर ये राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं ईजिली. बट इधर पे लगे हुए हैं 10 फार्मर. कितने लगे हुए, 10 फार्मर इस काम करने में. ठीक है, तो जब 2 फार्मर की ही ज़रूरत है तो बाकी के जो 8 हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है. बट अगर हम देखें रियलिटी में तो उनको जॉब नहीं है, वो जस्ट ऐसे इधर उधर के काम कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, and if the new policy succeed in all the aspect mentioned above, the agriculture sector will be more attractive even for the educated youth for the setting down and accepting the agricultural career. ठीक है, अब जो यूथ होते हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट हैं, राइट, अगर ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो जाएगी तो उनके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दे कैन लाइक इस फील्ड में कुछ तो कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है इस नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का, दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब सस्टेनेबल ये जो वर्ड है इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक में. बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज जो होते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल्स, ये सारी जो रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमी बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो ये सस्टेनेबल, जैसे कि पहले जो सारी वीडियोस बनाई है मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं इकोनॉमी के बारे में. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको सेव करके रखना फॉर फ्यूचर यूज़ और फॉर फ्यूचर जनरेशन. दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सस्टेनेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक में जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. द पॉलिसी विल सीक टू प्रमोट द टेक्निकली साउंड, इकोनॉमिकली वाइबल, इन्वायरमेंटली नॉन डिग्रेडिंग एंड द सोशली एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो ब्यूटीफुली सारी चीज़ें लिख दी हुई हैं. जैसे कि मैंने आप लोग को अभी भी बोला कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है
है ना। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आप रिसोर्सेज को सेव करके रखो। हाँ, रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमने फीचर देखा ऊपर, तो बेसिकली अगर हम ये सारी चीज़ें अचीव करने जाएंगे तो रिसोर्सेज तो यूज़ होंगे ना, तो यूज़ करना है बट इन अ ऑप्टिमम मैनर, कि हम बैलेंस रखें कि रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहा है उससे एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी हो प्रेजेंट सिनेरियो जो है इसमें, बट फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए भी वो क्या रहे, सेव रहे। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फीचर है इसका, that is food and nutritional security. Yes, this is important features of National Agricultural Policy 2000, food and nutritional सिक्योरिटी। तो बेसिकली PDS जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ये सभी को मिलना चाहिए। एज़ द हमने इंट्रोडक्शन में देखा था इसके पहले वाली वीडियो में कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, इंडिया का बैकबोन है ना। और हम कहते हैं कि इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री। हाँ, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, है ना। तो बेसिकली स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड टू रेज द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्शंस ऑफ द क्रॉप्स टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड जनरेटेड बाय द अनबेटेड डेमोग्राफिक। अब हम देख सकते हैं कि प्रेशर रॉ मटेरियल्स फॉर द एक्सपांडिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम देख सकते बेसिकली, अगर मैं ये जो अभी लाइन मैंने रीड किया, इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ना, डेमोग्राफिकल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इन द सेंस जनसंख्या जो ज़्यादा बढ़ रही है, तो जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो डेफिनेटली सबको फूड अवेलेबल होना चाहिए। अब इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, स्टिल द कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी लेस। क्यों लेस है? क्योंकि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उन सारी प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना बाय डिफरेंट मेथड्स एंड रेमेडीज़। तो अब ये जो फीचर पढ़ रहे हैं हम लोग, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये तो बेसिक सबको होनी ही चाहिए ना। अब ये चीज़ें कैसे होंगी, ये फीचर है किसका है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 में लॉन्च हुई है, उसका ये फीचर है कि जैसे जैसे एक डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ रहा है, इन दिस सेंस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके अकॉर्डिंग उनको अवेलेबल कराए न्यूट्रिशन फूड एंड द सिक्योरिटीज़ ऑफ फूड। ठीक है। स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप्स वैरायटी, येस, पर्टिकुलरली ऑफ फूड क्रॉप्स। अब जो फूड क्रॉप्स है उस पर ज़्यादा अटेंशन देना है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, सो दैट उसको डेवलप करेंगे, वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आएंगे, तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, दैट इज़ पॉपुलेशन, उसको वो दे सकें हम विद द हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू थ्रू द एडॉप्शंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड द पर्टिकुलरली जेनेटिक मॉडिफिकेशन, है ना। अब ये हम देखते हैं कि डिफरेंट अभी वेजिटेबल्स में भी कितनी सारी वैरायटी आ गई है, कलर्स वगैरह, है ना। अभी हम कैप्सिकम देखें तो येलो, रेड, ग्रीन, है ना, वैरायटी, इवन क्वालिटी भी कितनी। अभी हम कॉर्न देखें, रॉ कॉर्न देखें तो कॉर्न भी अभी अलग अलग आते हैं। पहले बहुत तो उसकी साइज़ बहुत छोटी होती थी, नाउ द कॉर्न जो होता है वो उसकी साइज़ बड़ी, लाइक वो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, सो दैट न्यूट्रिशनल फूड लोगों को मिले। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, ओके, स्ट्रैटेजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, आई मीन फीचर्स हैं, ठीक है, इस पॉलिसी का जो फीचर है ये क्या बताता है, National Livestock Breeding Strategy. The new agricultural policy plans to meet the requirement of the milk. हाँ, ये जो अब लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या, एनिमल्स वगैरह, ये स्टॉक ही होते हैं ना, लाइक एसेट्स होते हैं। तो ये जो एसेट्स हैं दैट इज़ लाइव स्टॉक, इसको क्या करना, लाइक आप एनिमल्स को रखो, ठीक है,
एंड प्रोड्यूस करो ग्रेन्स, तो दैट इज़ इनफ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम कहें तो कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है एग्रीकल्चर का ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लाइव स्टॉक एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन द सेंस मिल्क, मीट, egg and the livestock product, and they enhance the role of the draught animals as a source of energy for the farming operation also, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, उसका ये नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक फीचर है कि ये सारी चीज़ें भी उसमें होंगी। एंड द लास्ट, नॉट द लिस्ट, एक्चुअली लास्ट नहीं है बट लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं तो पढ़ाना है मुझे। फाइनेंस, येस, क्रेडिट एज वी नो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, है ना। अगर क्रेडिट नहीं रहेगी, जो फाइनेंस है इंपॉर्टेंट है, अगर क्रेडिट नहीं रहेगी तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी, ठीक है, फीचर जो पढ़े वो कैसे हम करेंगे, है ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे ना। तो क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर। द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड अ वैरायटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। अभी अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ों को तो हमें पता है रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड है ना, ये सारी चीज़ें पुरानी हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च हुई है, किसके लिए? क्रेडिट देने के लिए। किसको? फार्मर को। क्रेडिट मतलब क्या? लोन देने के लिए एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, है ना। तो क्रेडिट ऑन ईजी टर्म टू द फार्मर, येस। फार्मर जो होते हैं बेसिकली दे डोंट हैव मच मनी, है ना। इवन बहुत सारे ऐसे फार्मर होंगे जिन्होंने बैंक कभी विज़िट नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली उनके लिए कम इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी इजी वे में जो भी है फाइनेंस प्रोवाइड करना, सो दैट वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सके, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो अभी हमने ये फीचर्स पढ़ लिया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, पढ़ने वाले हैं, ठीक है।